मैं डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग पुनः यूजी सेमेस्टर 6 की कक्षाएं में उपस्थित हैं और CC 14 यह पेपर है जिसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ना है, समकालीन भारत। इसका सिलेबस 1947 से 2000 ईस्वी है। इसके पहले कक्षाओं में हम लोग बात किए हैं गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का। इसके पहले हम लोग ने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की बात किया कि किस तरह से विश्व राजनीति में गुट निरपेक्षता की स्थिति आई। अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों के विरुद्ध में तीसरी महाशक्ति के रूप में जो छोटे छोटे देश आपस में एक गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं भारत और चीन के संबंध पंचशील सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में। आज हम जो इस पेपर में पढ़ेंगे कि चाइना के साथ जो मेरा संबंध है, रिलेशन विथ चाइना, किसके परिप्रेक्ष्य में? पंचशील सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, जो नेहरू जी ने दिया था, पंचशील सिद्धांत। यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्व राजनीति इतिहास में हम देखते हैं कि जब पश्चिम साम्राज्यवाद का उदय नहीं हुआ था तो उसके पहले एशिया महादेश में दो महाशक्तियां थी, भारत और चीन। ये दोनों महाशक्तियां की सभ्यता और संस्कृति काफ़ी पुरानी है और ये दोनों देश अपने संस्कृतियों पर पूरी तरह से गर्व करता है। ये दोनों देश के बीच में कई छोटे छोटे देशों पर हम देखेंगे चीन का, इस तरह से चीन का अगर वहाँ पर मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन और कुछ क्षेत्र जो था वह तिब्बत चीन की अधीनता में था। और यह अधीनता इसलिए था कि ये सारे क्षेत्र जो थे चीन को नजराना देते थे, कर देते थे, उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। तो धीरे धीरे ये जो देश थे अनेक, हम देखेंगे कि भारत में भी जो अनेक राजवंश था उसका साम्राज्य का जो प्रभाव था इन क्षेत्रों में भारतीय के क्षेत्रों में था। और ये साम्राज्यवादी देश जो भारत के जो राजवंश थे वे भी अपने साम्राज्य चीन की सीमा तक फैलाए थे और इनकी अपनी दबदबा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों देश कभी आपस में कभी टकराहट नहीं हुआ, कभी किसी तरह से दोनों देशों के बीच में किसी तरह की विवाद नहीं हुआ। दोनों अपनी सभ्यता संस्कृति के लेकर पूरी तरह से अलग रहा। चीन को अपने सभ्यता संस्कृति पर इतना गर्व था कि वह दुनिया के किसी देशों से संपर्क करना उचित नहीं समझता था। वह किसी देशों से कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं रखना चाहता था। इससे हुआ कि जब भारत और चीन की आपस विदेश नीति में जब टकराहट हुआ 1962 ईस्वी में, तो देखते क्या है कि इसमें भारत ने बहुत और चीन एक दूसरे देशों के बारे में बहुत कुछ समझ नहीं पाया था। इसलिए ये दोनों देशों के बीच में थोड़ा अंतर संबंध नहीं होने के कारण ये दोनों देश अपनी सामरिक स्थिति के रूप में ये दोनों देश एक दूसरे की पहचान नहीं सके थे। जब युद्ध का सामना करना पड़ा तो फिर दोनों देशों के बीच में टकराहट जरूर हुई और भारत को उससे लड़ने में, युद्ध करने में थोड़ी असुविधा महसूस हुई। जब 1949 ईस्वी में हम देखते हैं कि चीन में साम्यवादी दल की स्थापना जब हुई, साम्यवादी सरकार की जब स्थापना हुई, तो जो कहें ये युद्धोत्तर समकालीन विश्व की राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब 1949 में वहाँ पर साम्यवादी दल की सरकार बनी,
तो ये सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका बिल्कुल सदमे में आ गया इस घटना से। अमेरिका जो साम्यवाद का विरोध कर रहा था और वहाँ साम्यवाद की सरकार बनी, इससे अमेरिका के मन में एक दहशत पैदा हुआ। वह एक तरह से कहें तो राजनीति के क्षेत्र में उसको एक बहुत बड़ा आघात लगा जब चीन में साम्यवादी दल की सरकार की स्थापना हुई। और इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बात यह था कि भारत जो चीन को हर संभव तरीके से भारत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने में चीन को भरपूर मदद किया था। चीन बहुत बाद में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बना, जिसमें भारत की भूमिका काफ़ी अग्रणी रही। उसको सदस्यता दिलाने में जब रही 20वीं शताब्दी में जब दोनों देशों में टकराव हुआ तो दोनों एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में काफ़ी समस्याएं हुई। लेकिन यह भारत वर्ष जो है यह अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृतियों से जुड़ा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देखेंगे कि यहाँ पर युद्धोत्तर काल में जब 1962 में युद्ध हुआ तो उस समय हम लोगों ने चीन के साथ लड़ा, लेकिन पहली जो हमने चीन के साथ जो उसकी मदद की थी, चीन के साथ जो हमारा संबंध था वह काफ़ी टकराहट में बदल गया। भारत चीन संबंध एशिया की राजनीति की एक बड़ी घटना थी, भारत और चीन का संबंध। क्योंकि हम देखते क्या है कि अंग्रेजी राज से भारत स्वतंत्र जब हुआ, उपनिवेशी सरकार से जब हम निजात पाए, तब जाकर हमने चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद की गई थी कि ये दोनों देश मतलब भारत और चीन एक साथ विकसित विकासशील राष्ट्र के तौर पर हम एक एशिया का भविष्य निर्धारित करने में एक हम महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप साबित होंगे। मतलब भारत और चीन दोनों मिलकर जो उपनिवेशवादी सत्ता से हम लोग ने उभरे थे, उसमें हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे 1954-55 1954-55 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हम देखेंगे कि आपसी संबंधों पर एक समझौता हुआ और वह समझौता पंचशील समझौता के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। चीन के साथ जो संबंध 1954-55 में हम देखते हैं, एक मजबूती के साथ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसे प्रगाढ़ संबंध अगर कहें तो बनाने का प्रयास किया। दोनों दोस्ती का अगर कहें तो एक जगह से एक अजीब माहौल दिखने लगा कि पंचशील सिद्धांत की तरह ये प्रधानमंत्री जो आए थे भारत में 1954-55 में, जो हम बात कर रहे हैं चाउ एन लाई का, तो इस सिद्धांत में जो हमारे विदेश नीति का एक आधार बन रहा था, इसमें 5 तरह का पंचशील सिद्धांत जो है इसमें 5 बातें थी। पहला था कि एक दूसरे देश जो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता को हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हम उस पर किसी तरह की जो पारस्परिक सम्मान की भावना है उसको हम रखेंगे। दोनों देशों के बीच में अखंडता और एकता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। दूसरा था एक दूसरे के प्रदेश पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। ये पंचशील सिद्धांत था, उसका दूसरा ये बिंदु था कि हम एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे। और तीसरा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामला में किसी प्रकार का हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसमें चौथा बात था कि समानता और पारस्परिक त्याग के सिद्धांत के पारस्परिक समानता तथा त्याग के सिद्धांत पर जो है सो हम आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखेंगे। और लास्ट में 5वां था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। क्योंकि हम दोनों देशों भारत वर्ष की जो यह गरिमा रही है, ये गौरवपूर्ण परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा रही है। इस देश जो है यह प्रारंभ से ही शांति का पूरा पालन किया है। हमारा देश में हिंसात्मक नीति पर हम चले हैं। जब हम आज़ादी की बात किए थे तो उस समय भी गांधी जी अहिंसा की नीति पर ही चले थे। तो ये चीन और भारत के संबंधों में जो ये पंचशील सिद्धांत की जो बात थी, उसमें बिल्कुल सहिष्णुता की भावना थी।
उसमें असहिष्णुता की कोई दखल अंदाजी नहीं था। दोनों देश आपस में इस बात पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि एशिया महादेश के ये दो महाशक्तियां थी, चीन और भारत, और दोनों शक्तियां मिलकर, ऐसा हमारे राजनयिकों को लगा कि दोनों देश अगर मिल जाएंगे तो हमारे देश की प्रगति होगी, हम आगे बढ़ेंगे। तो पंचशील सिद्धांत के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ समझौता किया, और हम कालांतर में देखेंगे दोनों के देशों के बीच जो है सीमा विवाद पर चले संघर्षों ने दोनों देश के जो दोस्ती का संबंध कायम किया गया था उसमें काफी उलटफेर हो गया। वो दोस्ती के संबंधों पर पानी फिर गया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की इसी टकराहट पैदा हुआ कि देखेंगे 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने का प्रयास किया गया। इससे भारत चीन सीमा पर कई बस्तियों का निर्माण भी भारत और चीन के बीच संबंध को खराब किया। चीन ने कई तरह की बस्ती बनाना शुरू किया, सीमा पर बस्तियों को बसाना। इससे भारत के सैनिकों ने वहां जाकर उसका घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया, जिससे हमारा आपसी तनाव बढ़ते गया चीन के साथ। अक्टूबर 1962 में भारत और देखेंगे कि भारत चीन युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलना पड़ा, सैनिकों के हार करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे कि भावी दिनों तक भारत चीन संबंधों पर इसका काफ़ी दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा, और 1962 से 76 तक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो है बिल्कुल शिथिल रहा। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री आपसी संबंधों पर किस तरह से पंचशील सिद्धांत को अपनी आधारशिला रखे थे, अपने आधारों को मजबूत करने के लिए शांति और विश्व, हमारे भारतवर्ष के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखते थे। लेकिन धीरे धीरे चीन ने अपनी क्रूर नीति का अवलंबन किया, हमारी सीमा पर कुठाराघात किया। इससे हमारी संबंध दिनानुदिन खराब होते गया, और चीन के साथ हम देखेंगे कि संबंध जो है बाद में जब भारत में देखेंगे कि हम लोग पोखरण परीक्षण भी किए, उसके बाद आर्यभट्ट के को अंतरिक्ष में छोड़े जाने से पश्चिमी देश भारत को चीन के समकक्ष देखने लगा। जिस तरह से भारत में परमाणु शक्ति का भी जब मजबूती आया तो पूरे दुनिया भारत को चीन के समक्ष ऐसा आंकने लगा, और भारत भी अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा। तो जिस तरह से हम आज इस कक्षा में ये बात किए, पंचशील सिद्धांत के आधार पर हमारे चीन से दोस्ती हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चीन अपनी परंपरा को भूलते गया और अपनी सैनिकों के बल पर और भारत के सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया। उससे हमारे संबंध उससे बिगड़ते चले गए, जिस परिप्रेक्ष्य में कई तरह के चीन से आज भी चीन हमारी सीमा पर कभी आगे बढ़ाए आता है, कभी कभी वह आकर अपनी सीमा पर हमारे सीमा पर आकर वह अपने सैनिकों के द्वारा कुछ घुसपैठ करने का प्रयास करता है, जो आज भी जारी है। लेकिन भारत भी अपनी आंतरिक और बाह्य शक्ति से काफ़ी मजबूत हुआ है, और चीन के समक्ष यह अपने को मजबूती की स्थिति में खड़ा पाता है। धन्यवाद।